जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड या फिर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड पढ़ने से पहले एक बार हम लोग टाइमलाइन समझ लेते हैं। देखिए 27,000 BC से लेके 1750 BC तक का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड किसका था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। मतलब 27,000 BC से 1750 BC तक का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। अब 1750 BC से लेके जो हमारा 1500 BC तक का टाइम पीरियड है, मतलब ये वाला टाइम पीरियड जो 1750 BC से लेके 1500 BC तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग मिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोगों का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो इस टाइम पीरियड को हिस्टोरियन मिस्ट्री में रखते हैं। अब फिर अगर हम लोग आगे बात करें 1500 BC से लेके 600 BC तक का, तो ये जो टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 600 BC तक का, इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड या फिर वैदिक कल्चर का पीरियड। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को समझना है, वैदिक पीरियड क्या है? वैदिक पीरियड, देखिए वैदिक पीरियड की टाइमलाइन क्या है? वैदिक पीरियड की जो टाइमलाइन है वो है वो है 1500 BC से लेके 600 BC तक। वैदिक पीरियड की टाइमलाइन क्या है? 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है, ऐसे ही टाइम पीरियड को क्या बोला गया है? ऐसे टाइम पीरियड को बोला गया है वैदिक पीरियड। अब वैदिक का मतलब क्या होता है? देखिए वैदिक का मतलब होता है नॉलेज। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज। और वैदिक पीरियड का मतलब क्या हुआ? वैदिक पीरियड का मतलब हुआ कि ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे बहुत सारी नॉलेज की बातें की गई हों। वैदिक पीरियड का क्या मतलब हुआ? ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड बातें की गई हों, वैसे टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे वैदिक पीरियड। मतलब 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई। ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। और इस पीरियड में बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड बातें की गई, इसी वजह से इस पीरियड का नाम पड़ा वैदिक पीरियड। ठीक है, अब वैदिक पीरियड को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद रही होगी तो आप लोग ये जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया में थी, इसका क्या हो गया? ये एंड हो गई, ये ख़त्म हो गई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के पीछे एक रीज़न जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि आर्यंस अटैक हुआ था। आर्यंस ने आके अटैक किया था। अब आर्यंस कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये हम आप लोग को अभी बताते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने का क्या रीज़न था? कोई एक पर्टिकुलर रीज़न अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन जहाँ तक थ्योरी से रिलेटेड बातें हैं, ये पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सारे रीज़न से ख़त्म हुई, जिसमें से एक रीज़न था आर्यंस के इन्वेजन का या आर्यंस के अटैक का। अब आर्यन कौन है, ये लोग क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? देखिए आर्यंस जो हैं ये सेंट्रल एशिया, आर्यंस एक सेंट्रल एशिया का ग्रुप था। आर्यंस क्या थे? सेंट्रल एशिया का एक ग्रुप था या फिर सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी
जो कि इंडिया में इंटर करती है। ठीक है, आर्यंस कौन है? सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है या ग्रुप है जो कि इंडिया में इंटर करती है। देखिए अब आर्यंस क्या थे? सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब या वहाँ के कुछ ग्रुप थे लोगों के जो कि इंडिया में आए। अब इंडिया में ये लोग कैसे आए? देखिए ये है हमारा इंडिया, तो ये लोग इंडिया में इस तरफ से इंटर किए। और अगर आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत आप लोग इंडिया का मैप जानते हैं, तो ये वाला जो रीजन है, रफली ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये है पंजाब। ठीक है, तो आर्यन सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं और पंजाब में ये लोग रह रहे हैं, रुक रहे हैं। ठीक है, आर्यंस कौन है? आर्यन सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है या ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैं जो कि इंडिया में आ रहे हैं और पंजाब वाले रीजन में रुकेंगे। अब इसी पंजाब वाले रीजन में ये लोग क्या करना शुरू करेंगे? जब ये लोग यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे ये लोग बहुत सारी बुक्स लिखना शुरू करेंगे। ये लोग यहाँ पे वेद लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पे रहते हुए ये लोग एक बुक लिखेंगे। उस बुक का नाम रहेगा वेदास, और जो सबसे पहली बुक ये लोग लिखे रहेंगे, इस बुक का नाम रहेगा ऋग्वेदा। ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी जो कि इंडिया में आई, और इंडिया में आने के बाद वो पंजाब वाला रीजन, यानी जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे आके ये लोग रुके, और रुकने के बाद यहाँ पे ये लोग नॉलेज वाली बातें करेंगे और बहुत सारी बुक्स लिखना शुरू करेंगे। उसी में से जो सबसे पहली बुक ये लोग लिखे, उस बुक का नाम है ऋग्वेदा। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, है ना। ये लोग आके पंजाब में रुके और पंजाब में ये लोग नॉलेज से रिलेटेड काम करना शुरू किए और बुक लिखे। उस बुक का नाम है वेदा, और सबसे पहली जो वेद ये लोग लिखे थे ये थी ऋग्वेदा। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन अब और थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है, और थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखिए, आर्यन सेंट्रल एशिया से निकले, इंडिया में आए, पंजाब वाले रीजन में आए। ये बात कौन बताता है हम लोगों को कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए? देखिए, ये बात हम लोगों को मैक्स मुलर बताते हैं। मैक्स मुलर ये जो भाई साहब थे, ये बोलते हैं, इनका ऐसा मानना है कि आर्यंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सर एक बात बताइए, क्या ये ऐसे ही बोल दिए कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे? नहीं, इनके पास एक प्रूफ था। ठीक है, प्रूफ क्या था? देखिए, एक पत्थर का टुकड़ा था। ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, अगर पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसे चीज़ को बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन। किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। लास्ट क्लास जो देखा होगा स्टार्टिंग से उसको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैक्स मुलर थे, इनको एक इंस्क्रिप्शन मिला, उसका नाम था बोगाज़कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिला किसको? मैक्स मुलर को। कहाँ पे मिला ये इंस्क्रिप्शन? ये इंस्क्रिप्शन मिला है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया में मैक्स मुलर को एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि एक पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो हमारे सेंट्रल एशिया से आए हैं। सर ऐसा क्या लिखा था इस इंस्क्रिप्शन पे? तो देखिए, इस इंस्क्रिप्शन पे 4 वैदिक गॉड के नाम लिखे थे, है ना। 4 वैदिक गॉड के नाम लिखे थे। कौन कौन से वो गॉड थे जिनके बारे में यहाँ पे लिखा था इस इंस्क्रिप्शन में? इंद्र के बारे में लिखा था, वरुण के बारे में लिखा था, मित्र के बारे में लिखा था, और नसत्स के बारे में लिखा था। ये 4 भगवान थे जिनका नाम इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा था, जो कि मैक्स मुलर को सेंट्रल एशिया में मिला। अब आप लोग को अभी थोड़े टाइम पहले ही हम बताए कि आर्यंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से निकल के यहाँ पंजाब वाले रीजन में आके एक बुक लिखते हैं। उस बुक
का नाम रहता है ऋग्वेद। जो ये आर्यंस ने बुक लिखी थी ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के अंदर भी इन्हीं सब भगवान के नाम लिखे थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से ये सारी चीज़ें बता देते हैं। देखिए 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को वैदिक पीरियड बोला गया है। वैदिक पीरियड मतलब क्या होता है? वैदिक पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जहाँ पे नॉलेज की बातें की गई हैं। ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड बातें की गई हैं। अब नॉलेज से रिलेटेड बातें कैसे की गई हैं? क्योंकि सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी जिसका नाम था आर्यंस। ये आर्यंस इंडिया में आते हैं, ठीक है। ये आर्यंस सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं और सेंट्रल एशिया से इंडिया में जब ये आते हैं तो ये इस पंजाब वाले रीजन में रुकते हैं और इस पंजाब वाले रीजन में रुक के ये बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। उसी में से एक बुक रहती है ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में ये आर्यंस लिखते हैं कि 4 तरीके के गॉड होते हैं। इंद्र भगवान होते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य। और यही भगवान के नाम एक सेंट्रल एशिया के इंस्क्रिप्शन पे भी मिला है जिस पे इन्हीं चारों भगवान के वैदिक गॉड के नाम लिखे हैं। इस इंस्क्रिप्शन को खोजने वाले थे मैक्स मुलर और इस इंस्क्रिप्शन का नाम था बोजाजोकोई इंस्क्रिप्शन। अब यही जो क्वेश्चन है ये UPPCS और UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। UPPCS और UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कौन से इंस्क्रिप्शन को खोजा था जिस पे 4 वैदिक गॉड का नाम लिखा था, बोजाजोकोई इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन से और क्या चीज़ पता चलती है? इस इंस्क्रिप्शन से एक चीज़ ये पता चलती है कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को अभी बताया गया है, अभी कुछ टाइम पहले ही हम बताए हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं और बहुत सारी नॉलेज की बात की गई है। इसी वजह से इस टाइम पीरियड को हम लोग रखे हैं वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड में, या वैदिक पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो उस टाइम की बुक्स थी, जो वैदिक पीरियड के टाइम पे बुक्स लिखी गई थी, ये बुक्स 2 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। वैदिक टाइम पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं वो बुक्स 2 पार्ट में डिवाइड हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको बोला गया है श्रुति, पहले कैटेगरी को बोला गया है श्रुति, और दूसरी जो कैटेगरी है इसको बोला गया है स्मृति, ठीक है। पहली जो बुक की कैटेगरी है उसको बोला गया है श्रुति और दूसरी बुक के कैटेगरी को बोला गया है स्मृति। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, श्रुति स्मृति क्या है। श्रुति वो बुक्स होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, श्रुति वो बुक्स होती हैं जिस बुक के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसी बुक जिसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उन बुक को बोला जाता है श्रुति। अब समझिए स्मृति, वो बुक्स जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसी बुक जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, उन बुक को क्या बोला जाता है? स्मृति बोला जाता है, ठीक है। श्रुति स्मृति का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। वैदिक टाइम पीरियड में जब बहुत सारी बुक्स लिखी गई, उन सारी बुक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली टाइप की जो बुक थी उसको रखा गया श्रुति की कैटेगरी में और दूसरी जो बुक्स थी उसको रखा गया स्मृति के कैटेगरी में। श्रुति वो बुक होती थी जिसमें चेंज किया जा सकता है या होते हुए आया है अभी तक, और श्रुति वो बुक होती थी जिसमें चेंज नहीं हो सकता है, और स्मृति वो बुक होती थी जिसमें टाइम पे चेंज होते हुए आए हैं। अब समझिए दोनों के एग्जाम्पल को, श्रुति में कौन कौन सी बुक आती है और स्मृति में कौन कौन सी बुक आती है। श्रुति में जो सबसे पहली बुक होती है वो होती है हमारी वेदास, ठीक है। एक बुक हैं, कुछ बुक हैं, उन बुक को वेदास बोलते हैं। अभी इस वेदास को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेदास किस में आती हैं? श्रुति में आती हैं, ठीक। दूसरी जो बुक आती हैं वो होती हैं संहिता। संहिता भी बुक होती हैं जो किस में आती हैं? श्रुति में आती हैं, ठीक। संहिता के बाद जो अगली बुक आती हैं ब्रह्मनास। ब्रह्मनास भी बुक किस कैटेगरी में आती हैं? श्रुति के कैटेगरी में आती हैं।
अगली जो बुक होती है उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद जो बुक होती हैं वो किस में आती हैं? श्रुति के कैटेगरी में आती हैं। अगली जो बुक होती है उसका नाम है अरंक्यास। अरंक्यास कौन सी बुक होती हैं? ये भी श्रुति के कैटेगरी में आती हैं। अभी ये जो चारों बुक के नाम आप देख रहे हैं, वेदास, संहितास, ब्रह्मणास, उपनिषद और अरंक्यास, ये सारे बुक के नाम हैं। ये सारी बुक श्रुति कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अभी इन सारे बुक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बुक वेदास क्या होती हैं, ठीक है, संहिता क्या होती है, ब्रह्मणास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं और अरंक्यास क्या होते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आ रही है स्मृति। स्मृति में भी कुछ कुछ बुक्स आती हैं, जैसे हमारी रामायण, ठीक, महाभारत, हमारे पुराण, जो पुराण है हमारे, धर्मशास्त्र, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? जो वैदिक टाइम पीरियड में बुक्स थी ये दो तरीके की होती थी, पहली श्रुति, दूसरी स्मृति। श्रुति वो बुक होती थी जिसमें चेंज नहीं कर सकते थे और स्मृति वो बुक होती थी जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। श्रुति में हम लोग की वेदास आती हैं, संहितास आती हैं, ब्रह्मणास आती हैं, उपनिषद आती हैं और अरंक्यास आते हैं, है ना। और वहीं बात करें स्मृति की, तो स्मृति वो बुक होती है जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र। अब इन सभी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला क्या सीन है, सर चेंज क्या नहीं कर सकते और स्मृति में चेंज क्या कर सकते हैं, ये पहले समझ लीजिए। देखिए आप सभी लोग को मालूम होगा कि रामायण कई लोगों ने लिखी है ना। साउथ इंडिया में अलग रामायण रहती है, नॉर्थ इंडिया में अलग रामायण मानी जाती है ना। श्रीलंका में रामायण का अलग इंटरप्रिटेशन है। वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है। तुलसी, जो रामचरित तुलसी मानस, जो तुलसी जी ने रामायण लिखी है, वो भी एक रामायण बुक है। तो सबने रामायण को अपने अपने तरह से लिखा है ना। तो मतलब जो मेन रामायण, जो ओरिजिनल रामायण था उसमें चेंज हुआ, ठीक है। और अगर चेंज हो जा रहा है तो रामायण किस कैटेगरी में आ जा रही है? स्मृतिक कैटेगरी में आ जा रही है। क्यों स्मृतिक कैटेगरी में आ जा रही है? क्योंकि स्मृति वो बुक होती हैं जिसके अंदर चेंज अलाउ होता है। तो इसलिए रामायण हमारी किस में आ जा रही है? रामायण हमारी आ जा रही है स्मृतिक कैटेगरी में। महाभारत जो हुआ था, ये भी कई तरीके की बुक महाभारत पे लिखी गई है, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स ने महाभारत बुक लिखी है, सबने अलग अलग तरीके से लिखी है। तो महाभारत की जो ओरिजिनल बुक थी उसमें भी चेंज किया गया, सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, महाभारत में भी चेंज हो रहा है, जिस वजह से महाभारत को हम लोग स्मृति के कैटेगरी में रखेंगे। अब जो अगली बुक है धर्मशास्त्र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। धर्मशास्त्र वो बुक होती है जो हम लोगों को धर्म से रिलेटेड बातें बताती हैं। जैसे अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले आप लोगों को पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोग हुआ करते थे। इनका अलग अलग काम था, ठीक है। लेकिन उनका काम जो था, ये सारे काम किस में बताए गए थे? धर्मशास्त्र में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके क्या क्या काम हैं, ये किस बुक में बताए गए थे? धर्मशास्त्र के बुक में बताए गए थे। और पहले के टाइम में जो ब्राह्मण्स रहते थे वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते थे। क्षत्रिय जो रहते थे ये सिर्फ वॉर करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। वैश्यास जो थे ये बिजनेस करते थे। शूद्र जो थे ये सबकी सेवा किया करते थे। लेकिन क्या आज के टाइम पे भी ये चीज़ चला आ रहा है? नहीं। आज के टाइम पे धर्मशास्त्र का मतलब चेंज हो चुका है, मतलब धर्मशास्त्र में चेंजेस हुए हैं। इस वजह से धर्मशास्त्र को किस में रखा गया है? स्मृतिक कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर आप अब देखें श्रुति में, तो श्रुति में जो हमारे वेद हैं इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। संहिता जो है इसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। ब्रह्मणास जो बुक है इसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। उपनिषद जो बुक है इसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। अरंक्यास जो बुक है उसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये सारी ऐसी बुक हैं जिसके अंदर हम लोग कोई भी छेड़खानी या चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग एक एक बुक को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली जो बुक है वो है वेदास, ठीक है। अब हम लोग वेदास को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। वेदास, ठीक है। ये जो वेदास बुक हैं ये
4 पार्ट में डिवाइड है। पहली जो बुक है उसका नाम है ऋग्वेद। पहली जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। दूसरी जो वेद है इसका नाम है श्याम वेद। तीसरी जो वेद है इसका नाम है यजुर्वेद। और जो चौथी वेद है इसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, जो हमारी वेदास हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 पार्ट में हमारी वेदास डिवाइड हैं। ये 4 तरीके की हमारे पास वेदास हैं। अब इन वेदास को 4 पार्ट में कैसे डिवाइड है? हर बुक में अलग अलग चीज़ें हैं। ऋग्वेदा में अलग चीज़ दी हुई है, श्यामवेद में अलग चीज़ दी हुई है, यजुर्वेद में अलग चीज़ है, अथर्ववेद में अलग चीज़ है। अब इन चारों वेदास में क्या क्या हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहली वेद है ये हमारी है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ रिलिक्स है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। मतलब अभी समझाते हैं, पहले पूरा देख लीजिए। श्यामवेद में क्या है? चैंट्स एंड म्यूजिक। यजुर्वेद में क्या दिया है? यजुर्वेद में सैक्रिफायर प्रेयर दिया। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मेडिसिन और मैजिक से। अब समझिएगा ध्यान से, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं हमारे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र जो है ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ओम भूर्भुवः स्वः ये एक मंत्र है, उसका लिरिक्स लिखा हुआ है, वो मंत्र को लिखा हुआ है एज इट इज़, वो मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है। श्यामवेद में ये बताया गया है कि उसको किस म्यूज़िक में गाना है, किस तरीके से गाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक तरीका ये हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो मंत्र है जो कि ऋग्वेद में लिखा है, लेकिन इसको गाने का तरीका किस में लिखा है? श्यामवेद में लिखा है। जैसे हम लोग कैसे गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये हम लोग कैसे गा रहे हैं? एक म्यूज़िक के साथ और एक लय में गा रहे हैं। ये चीज़ कहाँ बताई है? ये श्यामवेद में बताई है। ठीक है, और यजुर्वेद में क्या बताया है कि ये जो मंत्र हम लोग गा रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये किस टाइम गाना है, कौन सी प्रेयर करते टाइम गाना है, कौन सा रिचुअल्स करते टाइम हम लोग ये मंत्र गाएंगे, ये किस में लिखा हुआ है? यजुर्वेद में लिखा हुआ है। फिर से सुनिए, ऋग्वेद में मंत्र लिखा हुआ है, श्यामवेद में मंत्र का उच्चारण लिखा हुआ है, कैसे हम लोग उसको बोलेंगे और किस लय में उसको गाएंगे, किस म्यूज़िक में हम लोग गाएंगे, ये लिखा हुआ है श्यामवेद में। और यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि किस टाइम गाना है, कौन सा रिचुअल्स करते हुए गाना है ये मंत्र। तो ऋग्वेद में आप लोग ये कह लीजिए कि सॉन्ग लिखा है, ठीक है, इस सॉन्ग को किस म्यूज़िक के साथ गाना है ये लिखा है श्यामवेद में, और ये म्यूज़िक को किस टाइम गाना है ये लिखा हुआ है यजुर्वेद में। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शादी का मंत्र है ना, शादी का जो मंत्र लिखा होगा वो लिखा होगा ऋग्वेद में। ठीक, लिखा कहाँ है? ऋग्वेद में। उसको गाना किस तरीके से है वो लिखा है श्यामवेद में। किस टाइम गाना है लिखा है यजुर्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, श्यामवेद में किस तरीके से गाना है ये लिखा है, यजुर्वेद में किस टाइम गाना है ये लिखा हुआ है। ठीक, अब समझिए आगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद में मेडिसिन्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में मेडिसिन्स के बारे में लिखा गया है, मेडिसिन्स और मैजिक के बारे में लिखा गया है। मेडिसिन्स कैसी? जो हम लोग आज के टाइम पे आयुर्वेदा को देख रहे हैं वो आयुर्वेदा अथर्ववेद से ही निकल के आया है। ठीक है, आयुर्वेदा में क्या है? आयुर्वेदा में दवाओं के बारे में लिखा हुआ है। आयुर्वेद क्या है? दवाओं के बारे में लिखा हुआ है आयुर्वेद में, और वो आयुर्वेद कहाँ से निकल के आया है? अथर्ववेद से निकल के आया है। ठीक है,
अथर्ववेद से निकल के आया है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, और अथर्ववेद में भी मेडिसिन और मैजिक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे समझिए। देखिए, अगर हम लोग एक चीज़ ये देखें, जो हमारी ऋग्वेद है प्लस सामवेद और यजुर्वेद, क्या ये तीनों का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है ना? एक इंटर रिलेशन है। क्या है रिलेशन? कि यहाँ पे किसी भी मंत्र का रिलिक्स लिखा हुआ है, उस मंत्र को कैसे गाना हुआ है, ठीक है, ये सामवेद में लिखा है। किस टाइम उस मंत्र को गाना है, ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों का रिलेशन एक दूसरे से है। इसीलिए इन तीनों बुक को एक साथ बोला जाता है वेदयात्री। ठीक है, ये टी है। इन तीनों बुक को एक साथ बोला जाता है वेदयात्री, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को क्या बोला जाता है, वेदयात्री बोला जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि किन तीन वेदों को एक साथ वेदयात्री बोला जाता है, या किन तीनों वेद का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलिक्स है, गाना का उच्चारण लिखा हुआ है। ठीक है, गाना या मंत्र लिखा हुआ है उस टाइम में। तो अब देखिए ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेदास हैं इसमें 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, 10580 वर्सेस हैं और 10 मंडलास हैं। मंडलास का मतलब क्या होता है? मंडलास का मतलब होता है चैप्टर्स। ठीक है, क्या होता है? चैप्टर्स से समझ लीजिए। जैसे हमारे बुक में चैप्टर्स या यूनिट दिए रहते हैं, उसी तरीके से आप समझने के लिए मंडलास को चैप्टर्स मान सकते हैं कि मंडलास का मतलब होता है चैप्टर्स। अब देखिए, ये जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद 10 मंडलास में डिवाइड है। ठीक है, कितने मंडलास में? 10 मंडलास में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर्स में या 10 मंडलास में हमारी ऋग्वेद डिवाइड है। ठीक है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला और 10th वाला है चैप्टर या मंडल्स हैं, ये दोनों लास्ट में ऐड किए गए थे। मतलब ये दोनों बाद में ऐड किए गए हैं। फर्स्ट और 10th मंडल्स जो हैं ऋग्वेद के, ये लास्ट में ऐड किए गए हैं, मतलब एडेड लेटर। ठीक है, ऋग्वेद के जो 10 मंडल्स हैं उसमें से जो पहला और 10वां मंडल है वो लास्ट में ऐड किया गया है। मतलब जो ऋग्वेद स्टार्टिंग में लिखी गई थी उसमें सिर्फ 2nd से लेके 9th तक का ही था, और फर्स्ट और 10th, ये दोनों फर्स्ट और 10th मंडल लास्ट में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, ठीक है, ये 2nd से लेके, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2nd से लेके, ठीक, 2nd से लेके 7th तक जो है, ठीक, 2nd से 7th तक, ठीक है, 2nd से 7th तक को एक साथ बोला जाता है वंशा मंडल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार, ऋग्वेद जो है वो 10 चैप्टर में डिवाइड है, जिसमें से पहला और 10th बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, 2nd और 7th, मतलब 2nd से लेके 7th चैप्टर तक को क्या बोला गया है? वंशा मंडल बोला गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस 10th चैप्टर की, ये जो 10th मंडल है, इस 10th मंडल में एक यूनिट है जिसको बोलते हैं पुरुषुक्ता। ठीक है, ये जो 10th मंडल है
जो 10th चैप्टर है ऋग्वेद का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पुरुषोक्ता। और इसी पुरुषोक्ता में बताया गया है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, इसी पुरुषोक्ता में हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। मतलब ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जो कास्ट हैं या जो ये हम लोग की सोसाइटी डिवाइड है, ये किस में दी हुई है? ये पुरुषोक्ता में दी हुई है। और पुरुषोक्ता किसका पार्ट है? पुरुषोक्ता ऋग्वेद के 10th मंडल यानी ऋग्वेद के 10th चैप्टर या ऋग्वेद के 10th मंडल का पार्ट है पुरुषोक्ता। इसी पुरुषोक्ता में बताया गया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा या समझा दिया जाएगा। ठीक है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है यहाँ पे वो क्या है? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 3rd चैप्टर जो है, ये जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, 3rd मंडल जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी 3rd मंडल में हमारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र अभी हम आपको बताए थे, ये गायत्री मंत्र इसी 3rd चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र हमारे 3rd मंडल में दिया हुआ है। ठीक है, और 10th मंडल में पुरुषोक्ता है। इसी पुरुषोक्ता में बताया गया है जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक, और जो 1st और 10th चैप्टर है यानी 1st और 10th मंडल जो है, इसी चीज़ में हम लोग को क्या बताया गया है? इसी मंडल्स में हम लोग को बताया गया है, सॉरी, जो 10th मंडल है इसमें हम लोग को पुरुषोक्ता के बारे में बताया गया है। और इस पुरुषोक्ता में हम लोग को क्या क्या दिया गया है? इस पुरुषोक्ता में हम लोग को बताया गया है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 1st और 10th मंडल्स जो है इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो दोनों मंडल्स हैं यानी 1st और 10th मंडल्स जो हैं ऋग्वेद के, ये कब जोड़े गए हैं? ये बाद में जोड़े गए हैं। मतलब ओरिजिनल ऋग्वेद में खाली 2nd से लेके 9th तक मंडल्स ही थे ओरिजिनल ऋग्वेद में, और 1st और 10th मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया है। अब आगे देखिए, जो कुछ समझने वाली चीज़ है हम लोग को। ठीक है, वेदास हम लोग पूरा समझ चुके हैं। अब वेदास को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अगला जो समझना है हम लोग, क्या समझना है? वो हम लोग को संहिता। ठीक है, संहिता में क्या बताया गया है? संहिता एक बुक है। इस संहिता में ये बताया गया है हम लोगों को कि कैसे हम लोगों को मंत्र को पढ़ना है। कोई भी मंत्र अगर लिखा है तो उसको कैसे पढ़ना है, ये कहाँ बताया गया है? ये संहिता में बताया गया है। संहिता का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि मंत्र को कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग को संहिता में बताई गई है। ठीक है, और ब्रह्मनास क्या है? ब्रह्मनास में हर एक मंत्र का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, किसी भी मंत्र का डिटेल एक्सप्लेनेशन किस में दिया हुआ है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले किसी भी मंत्र का डिटेल एक्सप्लेनेशन किस में दिया हुआ है, तो ब्रह्मनास में दिया हुआ है। किसी मंत्र का डिटेल एक्सप्लेनेशन ब्रह्मनास में दिया हुआ है। और संहिता में क्या है? संहिता जो बुक है उसमें मंत्र के बारे में लिखा हुआ है कि मंत्र को कैसे पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अगला क्या है? अगला है उपनिषद। देखिए, उपनिषद क्या होता है? यहाँ पे रहेगा उपनिषद। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और यहाँ पे एक टीचर बैठा हुआ है। ठीक है, पेड़ के नीचे एक टीचर बैठा हुआ है और इस टीचर के सारे स्टूडेंट यहाँ इनके पास में नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, टीचर बैठा हुआ है और टीचर के पैर के पास इनके कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या टीचर और स्टूडेंट दोनों एकदम आसपास बैठे हुए हैं? है ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों कैसे बैठे हैं? एकदम पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों पास में बैठे हुए हैं और टीचर अपने इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बस यही चीज़ हो गया है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। अगर उपनिषद को आप देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। उपनिषद, उपा मतलब
पास में बैठ के, ठीक है, पास में बैठना, और निषद मतलब ज्ञान लेना, ठीक, पास में बैठ के ज्ञान लेना, ठीक, पास में बैठ के ज्ञान लेना, इसी चीज़ को क्या बोला गया है, इसी चीज़ को उपनिषद बोला गया है। अब ये जो यहाँ पे टीचर है जो पेड़ के पास बैठ के अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ये टीचर अपने इन स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टूडेंट क्या करेंगे, ये स्टूडेंट सारी चीज़ों को जो भी उनके टीचर ने उनको पढ़ाई है उस चीज़ को क्या करेंगे, उस चीज़ को एक बुक के फॉर्म में लिख दिया जाएगा, वही बुक कहलाएगी उपनिषद, ठीक है। उसी बुक को क्या बोला जाएगा, उसी बुक को बोला जाएगा उपनिषद, ठीक है। सर टीचर तो पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर इन बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, तो ये जो टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये इनको वेदास पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, चारों वेदास पढ़ा रहे हैं। ये जो टीचर है अपने स्टूडेंट को चारों वेदास पढ़ा रहा है, और यही वेदास को स्टूडेंट एक बुक में लिख देंगे, इसी वेदास के नॉलेज को जो इनके टीचर इनको पढ़ाए हैं। टीचर स्टूडेंट को वेदास पढ़ा रहा है, उसी वेदास के नॉलेज को स्टूडेंट क्या कर देंगे, एक बुक में लिख देंगे, उसी बुक का नाम हो जाएगा उपनिषद, ठीक है। तो क्या हम लोग एक चीज़ ये कह सकते हैं कि ये जो उपनिषद स्टूडेंट्स ने लिखी है, ये जो उपनिषद स्टूडेंट्स ने लिखी है, ये उपनिषद कैसा है, इस उपनिषद में पूरे वेदास का एक समरी दिया हुआ है। बोल सकते हैं उपनिषद जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें वेदास की समरी लिखी हुई है। तो इसी वजह से उपनिषद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है वेदांता। उपनिषद को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, वेदांता। क्यों, क्योंकि उपनिषद में सारे वेदों जितने भी वेदास हैं उसकी समरी दी हुई है, और ये जो उपनिषद होता था ये एक फ़िलॉसफिकल टेक्स्ट होता था, मतलब इसमें फ़िलॉसफी की भी बात हुआ करती थी, ये एक फ़िलॉसफिकल बुक हुआ करती थी उपनिषद। इसमें फ़िलॉसफी की भी बातें रहती थीं और साथ साथ वेदास का भी नॉलेज रहता था। इसी वजह से इस बुक को बोला जाता है वेदांता। उपनिषद का इसी वजह से एक और नाम होता है वेदांता, ठीक है। उपनिषद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो अगली बुक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है अरण्यकास। देखिए, अगर आप लोग रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें देखे होंगे टीवी पे, तो आप लोग देखे होंगे कि जो राजकुमार रहते थे उनको गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है। और जब युवराज या राजकुमार लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ने, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उनके टीचर्स क्या करते थे, उनको कहाँ भेज देते थे, फॉरेस्ट जंगल में भेजते थे, है ना, फॉरेस्ट जंगल में भेज दिया करते थे वहाँ पे। तो अब जो स्टूडेंट है जंगल में गया है तो वो जंगल के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा कि जंगल में क्या चीज़ कैसी है, ठीक है। स्टूडेंट जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है। जंगल में जाने के बाद जंगल में सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा और एक बुक में लिख देगा, ठीक है। एक बुक में, ये जो बुक है इसमें ये लिख देगा, ये पूरी चीज़ जो भी वो ऑब्ज़र्व किया है जंगल में उस चीज़ों को वो क्या करेगा, एक बुक में लिख देगा। कौन लिख देगा, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, और इसी बुक का नाम पड़ जाएगा अरण्यकास। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ऊपर वापस से चार्ट में आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। वेदास पढ़ चुके हम लोग, संहितास पढ़ चुके, ठीक है, ब्रह्मणास पढ़ चुके, उपनिषद पढ़ चुके, अरण्यकास पढ़ चुके। यानी कि श्रुति जो है, जो हमारी वैदिक पीरियड में जो बुक लिखी गई है उसमें से जो श्रुति वाली बुक थी वो सारी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो भी बुक हम लोग पढ़े हैं, वेदास, अरण्यकास, उपनिषद, इन सारे चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं होता है, और जिस बुक में कोई भी चेंज नहीं होता है उसको बोला जाता है श्रुति। अब देखिए, ये हम लोग हटा देते हैं, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्मृति के बारे में पढ़ना है। स्मृति कौन सी बुक होती है, स्मृति वो बुक होती है जिसमें चेंजेस अलाउ होते हैं। ऐसी बुक जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्मृति। अब स्मृति में सबसे पहली जो बुक हम लोग को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, रामायण के बारे में पढ़ना है ना। रामायण के बारे में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। रामायण में आप लोगों को पता होगा भगवान राम की जो पूरी लाइफ स्टोरी थी, ठीक है, लॉर्ड राम, ठीक, जिनका मंदिर बन रहा है अयोध्या में,
इनकी पूरी लाइफ स्टोरी किस बुक में लिखी गई है? रामायण एक बुक है जिसके अंदर उनकी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी गई है। ठीक, अब ये जो रामायण बुक है जिसमें भगवान राम की कहानी लिखी हुई है, ठीक, इस बुक को ओरिजिनली किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि एक ऋषि थे, इन्हीं वाल्मीकि ने क्या लिखा था? इन्हीं वाल्मीकि ने एक बुक लिखी थी जिसमें भगवान राम की पूरी कहानी है, उस बुक को बोला गया रामायण। ठीक है, तो वाल्मीकि जी ने इस बुक को लिखा। और अगर आपको रामायण के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है वो रामायण है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और सबसे पुरानी बुक जो है वो रामायण है। अब ये जो रामायण बुक वाल्मीकि ने लिखी है, ये जो बुक लिखी है वाल्मीकि ने जिसमें राम जी की कहानी है, ये बुक जो है 7 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 7 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। इसी 7 पार्ट को बोला जाता है कांड। ठीक है, 7 कांड्स में ये बुक डिवाइड है। इस बुक में भगवान राम की लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन्हीं 7 पार्ट्स को एक साथ बुक में रख दिया गया है और उस बुक को बोल दिया गया है रामायण। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि रामायण सबसे पुरानी किताब है, इसको लिखे हैं वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने इस बुक में क्या लिखा है? भगवान राम की पूरी कहानी लिखी है और ये बुक कितने पार्ट में डिवाइड है? 7 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और इस 7 पार्ट्स में से फर्स्ट और 7th जो है, ठीक है, पहला पार्ट और 7th पार्ट जो है बाद में ऐड किया गया था। इसमें भी लिख लीजिए एडेड लेटर, मतलब 7th पार्ट और फर्स्ट पार्ट कब जोड़ा गया है? बाद में कभी जोड़ा गया है। ठीक है, तो रामायण के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। अब ज़रा ये पूछिए कि सर इसमें चेंज क्या हो सकता है, तभी तो ये कहलाएगी स्मृति। देखिए, चेंज इस तरीके से होता है कि एक वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ठीक, फिर कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि तुलसीदास एक थे, तुलसीदास एक ऋषि थे, इन्होंने भी अपनी रामायण लिखी। और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके की रामायण मानी जाती है। अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में भी अलग एक रामायण का वर्जन है। तो अगर आप देख रहे हैं तो रामायण में काफ़ी कुछ चेंज किया जा रहा है। ठीक है, रामायण जो बुक है उसमें चेंज किया जा रहा है। अगर किसी बुक में चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? स्मृति बोला जाता है, इसीलिए रामायण स्मृति है। ठीक है, अब रामायण को यहाँ से इरेज किया जा रहा है अगला समझने के लिए। अगली क्या चीज़ है? अगली जो बुक हम लोग को पढ़नी है वो है महाभारत। ठीक, महाभारत देखिए, महाभारत को किसने लिखा है? महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास भी एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने पूरे महाभारत को लिखा है। ठीक, और उसके बाद महाभारत जो है ये सबसे लंबी बुक है, लॉन्गेस्ट बुक है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है? महाभारत है, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। इसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ ये 18 पार्ट में डिवाइड है और इसको बोला जाता है परंस। 18 परवंश में पूरी की पूरी महाभारत जो बुक है वो 18 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और ये जो 18 पार्ट्स हैं ये फिर फर्दर डिवाइड हैं। ये 18 पार्ट्स जो हैं ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम है शांति, ठीक है, और दूसरे का नाम है भीष्मा। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है? भीष्मा, और पहले का नाम है शांति। अब देखिए, जो आप लोग गीता सुनते आए हैं कि गीता पढ़ना चाहिए, गीता में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये जो गीता है ना, ये गीता इसी भीष्मा का पार्ट है। ठीक है, गीता जो है, गीता भीष्मा का पार्ट है। और भीष्मा किसका पार्ट है? 18 पुराणास का पार्ट है। और ये भीष्म पुराण, ये जो 18 पुराणास है ये किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। मतलब महाभारत जो पूरी बुक है ये 18 पार्ट्स में डिवाइड है। इस 18 पार्ट्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शांति में, भीमसा में। और यही भीमसा जो है, सॉरी भीष्मा जो है, ये भीष्मा जो है फिर से एक पार्ट में डिवाइड है गीता में। और ये गीता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है।
समझ में आया? तो अब आप लोग समझ लीजिए, जब गीता इतनी मोटी और इतनी बड़ी बुक है तो पूरी महाभारत कितनी बड़ी बुक होगी। इसी वजह से इसको बोला गया है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट बुक है या सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है, या सबसे बड़ी महाकाव्य है। 2 महाकाव्य हैं, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली महाकाव्य है रामायण और दूसरी महाकाव्य है महाभारत, ठीक है, और दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है धर्मशास्त्र। अब देखिए धर्मशास्त्र क्या होता है। धर्मशास्त्र में हम लोगों को हमारे धर्म से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। जो भी हमारा धर्म है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे हैं? धर्मशास्त्र में लिखे हैं। धर्मशास्त्र एक बुक है जिसमें हमारे धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता है पूजा करना और कराना और साथ साथ पढ़ना और पढ़ाना। स्टडी और पूजा से रिलेटेड काम किसका होता है? ब्राह्मण्स का होता है। क्षत्रिय का क्या काम होता है? वॉर करना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है, ठीक है, ये किसका काम रहता है? क्षत्रिय का काम रहता है। वैश्यास का काम रहता है बिजनेस करना, वैश्यास का क्या काम है? बिजनेस करना। और शूद्र का क्या काम है कि वैश्यास, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन तीनों की सेवा करना। इन तीनों का जो काम है वो करना। इन तीनों की सेवा करने का काम किसका था? शूद्रास का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस 4 पार्ट में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी और सबका चारों का काम दिया हुआ था। जैसे ब्राह्मण्स का काम था पूजा करना, क्षत्रिय का काम था वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन का, वैश्यास का क्या काम था? बिजनेस करना, शूद्रास का क्या काम था? वैश्यास, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स की सेवा करना या उनका काम करना। ये जो पूरा रूल लिखा हुआ है ना, ये पूरा रूल लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में, ठीक है। ये धर्मशास्त्र में रूल लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, शूद्र का क्या काम है। मतलब सबका काम जो है धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ धर्मशास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि किसको किस तरीके से रहना चाहिए, है ना। एक वुमेन जो है उसको सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए, ठीक। मतलब ऐसी सारी चीज़ें, सबका कौन कौन सा धर्म है और किसका क्या धर्म है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं? धर्मशास्त्र में लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के टाइम में देखें, अगर हम लोग प्रेजेंट के टाइम में देखें तो क्षत्रिय भी आज पढ़ाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, वैश्य भी आज पढ़ाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, शूद्र भी आज पढ़ाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में कोई भी किसी का काम कर ले रहा है। हो सकता है क्षत्रिय जो है वो बिजनेस भी कर रहा हो सकता है वैश्य जो है वो आर्मी ज्वाइन करके लड़ाई भी कर रहा हो सकता है कोई शूद्र IAS बन के एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। मतलब ये जो धर्मशास्त्र बुक था इसमें टाइम के साथ साथ क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब जब ये चेंज हो चुका है टाइम के साथ साथ, यानी जो धर्मशास्त्र बुक थी उसमें चेंज हो चुका है, तो अगर किसी बुक में चेंज होता है वो क्या हो जाती है? वो बुक स्मृति की कैटेगरी में आती है और इसीलिए धर्मशास्त्र को स्मृति के कैटेगरी में रखा गया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि आप लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, इन दोनों जगह पे जाइए और एडुप्रेटर सर्च करिए। एडुप्रेटर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सर्च करिए और हम लोग का पेज होगा उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को इन्फोग्राफ मिलेंगे, ठीक है, इन्फोग्राफ मिलेंगे और उस इन्फोग्राफ में एक इन्फोग्राफ में सारी चीज़ें लिखी होंगी। मतलब एक आप लोग को फ़ोटो मिलेगी, उस फोटो में किसी एक टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा गया है। जैसे श्रुति और स्मृति आज हम पढ़ाएं, ठीक है, तो ये श्रुति और स्मृति का एक इन्फोग्राफ बन के आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे अपलोड हो चुका है। और उसके साथ साथ आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में भी आप लोग एडुप्रेटर ही सर्च करिए,
वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा एडुप्रेटर का ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे MCQs आप लोग को मिलेंगे जो आप लोग पढ़े हैं, अभी जो आप लोग पढ़े हैं उसका MCQ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, MCQ सॉल्व करिए, देखिए कितना सही का होता है कितना गलत होता है। उसके साथ साथ आप जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके हमारा पेज फॉलो कर लीजिए एडुप्रेटर के नाम से, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में इन्फोग्राफ मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो, ईजी लैंग्वेज में वो लोग भी पढ़ पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।